सो हेलो स्टूडेंट। आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये 11th क्लास वालों के लिए है। चैप्टर का नेम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो हम पहले चैप्टर का नेम लिख लेते हैं, केमिकल केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्लियर? ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो देखिएगा केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। जब भी हमारी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, जब भी हमारा कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन शेयर करे जाते हैं या गेन होते हैं तो उस प्रोसेस में जो हमारे कंपाउंड जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, वो उसमें हमारा क्या आ जाता है, केमिकल बॉन्डिंग आ जाता है। ठीक है, तो वो बीच में उसमें क्या करेंगे, बॉन्ड क्रिएट करेंगे। उसमें क्या करते हैं, वो दोनों बॉन्ड क्रिएट करते हैं। तो इसमें ये अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, हम आगे बात करेंगे। अब हम चलते हैं, देखो मोलिकुलर स्ट्रक्चर। अब जो हमारे कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है, हमारे जो कंपाउंड बन रहे हैं मोलिकुलर मोलिक्यूल्स के थ्रू जो कंपाउंड बन रहे हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होगी। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर में बात करेंगे। जैसे आपका वीबीटी में आ जाएगा, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आ जाएगा, और आपका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आ जाएगा। ये आगे चल करके हमारे सब क्या किसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, देखो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। द अट्रैक्टिव फोर्स द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड together the constituent particles like, जैसे क्या हो जाएगा, हमारा मोलिक्यूल्स हो जाएंगे, एटम हो जाएगा, एंड क्या हो सकता है, और आयन भी इसी में आ जाते हैं। क्लियर? ठीक, ये पार्टिकल्स हो जाएंगे हमारे। इन अ केमिकल स्पीसीज इज नोन एज अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, फिर से देखो, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड, एक ऐसा फोर्स जो कि किनको बांधे रखता है, किनको रोके रखता है, मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को या आयंस को। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड टूगेदर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, उन पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है, बांधे रखता है एक दूसरे से। तो इन अ केमिकल स्पीसीज या केमिकल प्रोसेस के टाइम पर इज नोन एज अ केमिकल बॉन्ड। क्या कहलाता है वो, हमारा केमिकल बॉन्ड कहलाता है। क्लियर? आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ, अब ये केमिकल बॉन्डिंग हमारी कब स्टार्ट होती है, किस टाइप से स्टार्ट होती है। हमारा ये जो है यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? अब देखो, अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग हमारी मेनली अगर जो हम पढ़ाएंगे आपको, तो वो हमारी टू टाइप की पढ़ाई जाएगी, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, एंड कोवलेंट बॉन्ड। बट हम अगर आगे देखते हैं तो इसमें हमारे आयनिक बॉन्ड 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 के साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आता है, मेटेलिक बॉन्ड भी आता है,
ठीक है। वान डर वाल्स फोर्स, जिस फोर्स से कंपाउंड हमारे जुड़े रहते हैं, वो भी आ जाता है। वान डर वाल्स फोर्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हम इसमें पढ़ेंगे आगे चल करके, सबसे लास्ट टॉपिक है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। क्लियर। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वान डर वाल्स फोर्स है, ये हमारे कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। और जैसे आपका आयनिक बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, मेटेलिक बॉन्ड हो गया, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। क्लियर, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। चलो मैं इनको लिख देता हूँ। तो अब हम अगर बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो ये हमारे टू टाइप के होते हैं। कैसे होंगे, टू टाइप के। पहला होता है इंटर एटॉमिक, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा इंटर मोलिक्यूल, मोलिकुलर। इंटर एटॉमिक जो बॉन्ड होते हैं ये केवल एटम्स के लिए होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स के होते हैं। तो मॉलिक्यूल वाले जो होते हैं ये वीक वीक टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड्स होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स होते हैं। इसमें कौन कौन से टाइप के बॉन्ड आते हैं, इसमें आ जाते हैं आपके, पहला आ जाएगा आयनिक बॉन्ड, जो कि हम पढ़ेंगे। और इनको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कह देंगे या कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट आयनिक बॉन्ड या आयनिक कोवलेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और उसके आगे आ जाएगा फिर हमारा मेटेलिक, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा आपका वान डर वाल्स, ऐसे बॉन्ड जो वान डर वाल्स फोर्स के थ्रू जुड़े रहते हैं, ठीक है। ऐसे बॉन्ड जो वान डर वाल्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ये भी 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। इनकी हम बाद में बात करेंगे। ये भी 5 टाइप के होते हैं हमारे। हाइड्रोजन बॉन्ड, नेक्स्ट होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये होते हैं हमारे 2 टाइप के। कैसे होते हैं, 2 टाइप के। पहला होता है इंटर मोलिकुलर, इंटर मोलिकुलर बॉन्ड। सेकंड होता है एंट्रा एंट्रा मोलिकुलर, ठीक है। अगर हम इनकी बात करते हैं कि इनका इन इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए लगभग कितने एनर्जी की ज़रूरत होती है, लगभग 200 से लेकर के 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये लगभग इनको ब्रेक डाउन करने के लिए 2 to 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ब्रेक डाउन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। क्लियर, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा सभी को। अब इसी में हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे केस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केस ऑफ
हमारा जो हेडिंग है वो केस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। केस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो हमारे नोवल गैसेस होती हैं उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कम्प्लीटली फुल्ली फिल्ड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें से ना तो इलेक्ट्रॉन हम लूज़ कर सकते हैं, ना तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं, ना ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। तो और जो अदर एलिमेंट्स हैं और जो अदर मेटल हैं या नॉन मेटल हैं, मेटोलाइड हैं, उनका क्या प्रोसेस होता है, वे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, किसके इक्वल होना चाहते हैं, नोवल गैसेस के इक्वल होना चाहते हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके इक्वल होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करके इक्वल होंगे। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट में, इसमें टेंडेंसी टू एक्वायर नोवल गैसेस, टेंडेंसी टू एक्वायर नोवल गैसेस। ठीक है, गैसेस। अगर हम नोवल गैसेस में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या आता है नोवल गैसेस में, लाइक हीलियम, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, नियोन, इसका सिंबल क्या होता है He, इसका सिंबल क्या होता है Ne, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा आर्गन, फिर आ जाता है हमारा क्रिप्टॉन, फिर आ जाता है हमारा एक्सिनोन, फिर आ जाता है हमारा, फिर आ जाएगा हमारा यहाँ से रेडॉन। क्लियर। इसके सिंबल की बात करते हैं हम, तो इसका सिंबल आ जाएगा AR, इसका सिंबल आ जाएगा क्रिप्टॉन का KR, और एक्सिनोन का आ जाएगा XE, और इसका आ जाएगा RN, रेडॉन का। क्लियर। एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर इनका रहेगा, इसका एटॉमिक नंबर रहता है 2, इसका एटॉमिक नंबर रहेगा 8 जोड़ दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10, फिर 8 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 18, फिर 18 में फिर 18 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 36, 36 में कितना नंबर ऐड करेंगे हम, फिर से 18 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 54, अब इसमें 32 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 86। ठीक है, ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए। ये हीलियम का एटॉमिक नंबर हो गया 2, नियॉन का हो गया 10, आर्गन का हो गया 18, क्रिप्टॉन का हो गया 36, एक्सिनॉन का हो गया 54, रेडॉन का हो गया 36। अगर हम देखते हैं पीरियड, तो पीरियड के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, ये होता है हमारा ग्रुप, ठीक है, ये होता है हमारा ग्रुप, और इधर होता है हमारे पीरियड। तो पीरियड में अगर हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट पीरियड से आता है, ये सेकंड से आता है, ये थर्ड से आता है, ये फोर्थ से आता है, ये फिफ्थ से आता है, ये सिक्स से आता है। क्लियर। अगर हम इनके नोवल गैसेस के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करते हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP क्या बनेगा 6। ये आउटर सेल के लिए होता है, आउटर सेल। ठीक है, किसके लिए होता है, आउटर सेल के लिए होता है। जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखो फर्स्ट पीरियड का है, तो फर्स्ट पीरियड में है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो केवल क्या यूज़ होगा इसमें NS2 यूज़ होगा, यानी कि n की जगह क्या आ जाएगा, हम n की जगह क्या रखेंगे 1, क्योंकि फर्स्ट पीरियड से है, और यहाँ n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सेल को। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s कितना आ जाएगा 2, ठीक है, और कितना आ जाएगा यहाँ पे 2p6, सॉरी 2s2, 2s2, 2s2 ये हो जाएगा ना 2s2, सेकंड का है तो 1s तो ये हो गया, तो 1s2, 2s2, 2p6, टोटल 10 हो गए। ठीक है, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं भाई, 2 तो पहले से थे, 80 तो बढ़े हैं, तभी तो 10 हुआ है, तो इसको भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद 3 है तो 3 में बढ़ जाएगा 3s2,
3p6, ठीक है। फिर उसके बाद कितना है 4s, तो 4s2 4p6, इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। फिर कितना है 5 के लिए है तो 5s2 5p6, ये कितना है 6s2 6p6, क्लियर। अब हम अगर हम आउटर सेल के ऑर्बिटल की बात करते हैं तो आउटर सेल हमारा किस किस पर कंप्लीट होता है, या तो 2 पर कंप्लीट होगा या 8 पर कंप्लीट होगा। अभी हम ऑक्टेट रूल की भी बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा जब ऑर्बिटल कंप्लीट होता है, आउटर सेल जो कंप्लीट होता है, ठीक है, आउटर सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिटल कंप्लीट होता है वो 2 पर या 8 पर कंप्लीट होता है। ऐसा ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो तो वो कंप्लीट फुल्ली फिल्ड माना जाता है। तो देखो यहाँ 2 है तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है। यहाँ पर कितने हैं 6 to 8 6 to 8 6 to 8 6 to 8 6 to 8, ये कम्प्लीटली फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होंगे ना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन होंगे, ठीक है। इट मीन्स ये इनर्ट गैसेस कहलाती हैं, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं हम, इनर्ट गैसेस कहते हैं, क्लियर। सो या हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे हैव स्टेबल, ये जो है, ठीक है, दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या करते हैं, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका। आगे अगर हम बात करते हैं तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। तो इसको भी हम लिख सकते हैं द नोबल गैसेस एटम, द नोबल गैस एटम्स neither neither have any tendency to gain of electron and nor lose of electron, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। द नोबल गैसेज एटम्स नाइदर हैव एनी टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नोर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो लूज़ करते हैं ना ही गेन करते हैं। और इनके अलावा और अदर एलिमेंट जितने भी हैं वो सब क्या करते हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करके या लूज़ करके, ठीक है। अब देखिएगा आगे, चलो अब ये मैंने हेडिंग ली थी केस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी द टेंडेंसी और arc of atoms of uses element to attain stable configuration of 8 electron in their valence shell is the case of chemical
केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर? केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा हो गया था टेंडेंसी टू नोवल गैसेस, एक्वायर नोवल गैसेस। क्लियर? टेंडेंसी टू एक्वायर नोवल गैसेस, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी में आगे आता है हमारा ऑक्टेट रूल। क्या आ जाता है इसमें हमारा? ऑक्टेट रूल। इसी में आगे आ जाता है हमारा टू अचीव ऑक्टेट रूल। टू अचीव ऑक्टेट रूल। ठीक है, टू अचीव ऑक्टेट रूल। तो पहले चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। when the balance, when the transfer of valence cell electrons from one atom to another atom, चाहे वो कैसे कर रहा हो, चाहे वो गेन करके कर रहा हो, गेनिंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है, या फिर लूजिंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है, या तो वो गेन करेगा या लूज करेगा, और बाय शेयरिंग ऑफ बैलेंस electrons in order to have octet in their balance cell. Clear? This is called octet rule. क्लियर? ये क्या कहलाता है हमारा? दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। क्या कहलाएगा हमारा? ये ऑक्टेट रूल कहलाएगा। क्लियर? हाँ, मुझे पता है मेरी राइटिंग थोड़ी बढ़िया नहीं है, बट आप राइटिंग पे ध्यान मत देना, समझने पे ध्यान देना, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूँ। टू अचीव ऑक्टेट रूल कब अचीव होता है? व्हेन द ट्रांसफर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनोदर एटम, ठीक है, जब कोई किसी एटम का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल करके या गेन कर करके एक एटम के से दूसरे एटम पर जाता है या एक एटम से दूसरे एटम पर आता है, ठीक है, तो एक कंडीशन तो हमारी ये कहलाती है ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने की, और दूसरी क्या कहलाती है? और बाय शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या उसके बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या कर लेते हैं? दोनों एटम्स या मॉलिक्यूल शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये कंडीशन भी हमारी क्या कहलाती है? किस में आ जाती है? ऑक्टेट रूल में आ जाती है। इन ऑर्डर टू हैव ऑक्टेट इन देयर बैलेंस सेल, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। क्या कहलाएगा हमारा? ऑक्टेट रूल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब जैसे सोडियम है, क्या है हमारा? सोडियम है। अब हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर 11 है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6,
3s1 ये हो जाएगा। अब यहाँ तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। मैंने क्या बताया था, 2 या 8 पर ऑक्टेट कंप्लीट होता है। किस पर ऑक्टेट कंप्लीट होता है, 2 या 8 पर ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या गेन कर ले, लेकिन गेन करने की इसकी प्रॉपर्टी होती नहीं है। ठीक है, सोडियम की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है बहुत ही कम होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है बहुत ही कम होती है। पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, और ये सबसे शुरू में आता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। तो ये क्या करेगा, अब ये आयन क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा यहाँ से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को 3s वाले इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और लूज करके यानी कि एक इलेक्ट्रॉन खो दिया उसने, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन में। तो कैटायन में चेंज होने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रह जाएगा, 1s2 2s2 2p6। अब इसका ऑक्टेट देखो कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। ये देखो यहाँ से ध्यान से, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये ऑक्टेट कितना आ गया, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसमें, 6 to 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अगर हम इसका पूरे का ये कंप्लीट देखते हैं तो ये किसको अचीव किया है, इसने अचीव किया है किसको, देखो 6 to 8 और 2 10, और 10 किसका बताया था मैंने अभी, 10 किसका बताया था, इधर मैं दिखा देता हूँ। 10 किसका बताया था मैंने, 10 बताया था अभी मैंने नियोन का, यानी कि जो हमारा सोडियम है ये रहा, ये नियोन का। ठीक है, तो सोडियम जो है वो किसका ऑक्टेट अचीव कर लिया, उसने नियोन का ऑक्टेट अचीव कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि उसने नियोन का ऑक्टेव अचीव कर लिया है। ठीक, तो इसीलिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कैसे लिखते हैं, अगर सिंपली फॉर्म में लिखते हैं तो n नियोन एंड क्या आ जाएगा, 3s1 आ जाता है। इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्योंकि इतना तो हमारा नियोन का ही आ जाएगा। ठीक है, तो किसका अचीव कर लिया उसने, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, यानी कि वो नियोन के इक्वल हो गया, क्योंकि नियोन हमारा जो होता है वो इसमें आ जाता है, ऑक्टेट उसका कंप्लीट होता है, जो ऑक्टेट होता है उसका आउटर मोस्ट सेल जो होती है वो कंप्लीट होती है, तो इसकी भी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो गई है। क्लियर, अब हम आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लो। एक काम करो, ऑक्सीजन का ले लो। ठीक है, तो ऑक्सीजन का अगर हम ऑक्सीजन के लिए बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था, 8। तो 8 का जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 कितना आ जाएगा, 2p4। कितना आया है, 2p4। अब यहाँ पर इसका 2p4 आया है, इसका मतलब इसको यहाँ कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यहाँ कंप्लीट होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि p में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 6 भाई। s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 6। d में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 10। और f में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 14। कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 14। ठीक है, अब p में कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, 6, बट यहाँ तो हो रहे हैं 4। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, बताओ मुझे। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की और ज़रूरत है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से गेन करेगा तो तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 1s2 2s2 2p6। अब देखो इसका ऑक्टेट हमारा कंप्लीट हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक किसने एक्वायर कर लिया, ये कर लिया हमारा नियोन ने। यानी कि इसके जस्ट सामने आने वाला जो सेकंड एलिमेंट रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद क्या आ जाएगा, फिर फ्लोरीन आ जाएगा, फिर नियोन आ जाएगा, तो वो हमारा क्या बनेगा, नियोन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इसने जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, किसके इक्वल कर लिया है, नियोन के इक्वल कर लिया है। ठीक है, किसके इक्वल कर लिया है, नियोन के। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने थे पहले, 4, टोटल 6 थे। अब 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए, देखो 2 नेगेटिव चार्ज आ गया उस पर, यानी कि आयनिक फॉर्म में चेंज हो गया ये। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लिया, यहाँ से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। तो ऑक्टेट कब कब कंप्लीट होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके या गेन करके
कंप्लीट कर सकता है। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, सपोज दैट हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, सोडियम ने क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। सोडियम ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन, 2 का नाम आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या प्रोसेस है, ऑक्सीजन का प्रोसेस है, यहाँ से ऑक्सीजन ने क्या किया है, इट मीन्स ऑक्सीजन ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो क्या हो जाएगा, यहाँ से O2 निगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ से O2 निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, ये इनकी इक्वेशन बन जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर हम इसकी लुईस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लुईस स्ट्रक्चर में मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी इसे थोड़ा समझ लो। अब सोडियम के हम लुईस स्ट्रक्चर में जब भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन थे, देखो आउटर मोस्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये 1। ठीक है, तो यहाँ 1 लगा दोगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शो कर देंगे हम। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन एक लूज कर दिया इसने, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, आउटर सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। तो यहाँ 4 लगा दो, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब ये भी तो थे, ये भी तो इसी का ही होता है ना, ये 2s2 पार्ट भी तो इसी का ही है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो यहाँ से हमने ये लिख दिए। ठीक, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा, 1 2 3 4 5 6, जब 7 और 8 यहाँ पर आ जाएंगे। तो 7 8 2 इलेक्ट्रॉन कब आएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये हमारा लुईस बेस कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, लुईस बेस कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हमें एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म में दिखाने होते हैं। किस फॉर्म में दिखाने होते हैं, डॉट फॉर्म में दिखाने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्टेट रूल था, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यही रूल आएगा अब हमारा लुईस कॉन्सेप्ट वाला। ठीक है, तो हम अब लुईस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। लुईस सिंबल्स। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, आई थिंक आपने ये 10th में भी पढ़ा है, डॉट स्ट्रक्चर वाला। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। जो एटम होते हैं हमारे, ठीक है, जो एटम होते हैं हमारे, उनके जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एटम होते हैं हमारे, उनके जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम केवल उनको शो करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सबसे पहले लिथियम ले लो। ठीक है, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, उसके बाद बोरॉन हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, तो इनके आउटर मोस्ट सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उनको लेंगे। तो लिथियम में अगर हम बात करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट सेल में, इसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इस वजह से इस पर कितना, 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। बेरिलियम के लास्ट में, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, तो 1s2 में जाएगा एक, और एक 2s2 में जाएगा लास्ट में। तो जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं हम वो ले लेंगे। बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो हम यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। कार्बन में कार्बन की वैलेंसी 4 शो करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी शो करता है, लास्ट में वैलेंसी तो वैसे 2 3 शो करता है, बट उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो जो लोन पेयर होते हैं उनको एक साथ लिख देते हैं, और जो सिंगल सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको सिंगल सिंगल लिख देते हैं। तो ऑक्सीजन में 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 अभी बताया था, जिसकी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है पेयर फॉर्म में, वो 1 2 3 4 1 2 3, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा। और जो ये नया पेयर बनेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनेगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो 7 जाएंगे, 6 तो ये हो गए भाई, 1 2 3 और 3 2 जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ये अनपेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और नियोन का तो मैंने बताया था, नियोन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हम इन एटम्स की क्या करते हैं, यहाँ से डॉट स्ट्रक्चर शो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी, ये डॉट स्ट्रक्चर होती है। ध्यान ये रखना, जो आउटर सेल होते हैं, जो आउटर सेल होते हैं, केवल हम उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लेंगे जो आउटर सेल में होते हैं। तो
उन्हीं की हम डॉट स्ट्रक्चर शो करेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। सो आज का जो है टॉपिक मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। अब जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो हमारे रहेंगे बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड को और क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रो कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें इसमें बॉन्ड में फिर हमारी आगे आयनिक बॉन्ड में ही काफ़ी सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, उनको भी हम साथ साथ में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड में भी काफ़ी टॉपिक रहेंगे उससे रिलेटिव, तो वो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो बॉन्ड से रिलेटिव रहेगी हमारी नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अच्छे से नोट कर लेना। और ये इसकी पीडीएफ जो है, मैं 2 ही पेपर हैं तो 2 ही पेपर की पीडीएफ में जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जाकर के। पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ठीक है भाई, आप सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपकी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ओके बाय, थैंक यू, राधे राधे।